तो फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो डेफिनेशन लिखते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बोलते हैं जो फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो हम फूड से एनर्जी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमें सर्वाइव करना है इस अर्थ पे, या कहीं भी हमें सर्वाइव करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फूड से एनर्जी ना निकाल पाए तो वो फूड हमारे लिए बेकार है। जो सब कुछ कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो सब एनर्जी निकालने के लिए ही कर रहे हैं फूड से। तो हम फूड से एनर्जी निकालते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो फूड से हम एनर्जी निकालते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करके। कैसे? फूड का ऑक्सीडेशन करके। जैसे फूड है ना, उसको ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले तो एनर्जी निकलेगी बहुत सारी, और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। फूड से हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी निकलती है, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अब बॉडी में जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाली जो एनर्जी है, जो फूड से मिली एनर्जी, इस एनर्जी का यूज़ करेंगे। हम वर्क करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। जैसे हम कुछ भी भागते हैं या फिर हार्ट पंप कर रहा है हमारे ब्लड को, या कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी हम फूड से लेते हैं। और फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं ब्रीथिंग किसको बोलते हैं। तो ब्रीथिंग बोलते हैं मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग बोलते हैं उस मैकेनिज्म को जिससे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एयर से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर रिलीज करता है, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रीथिंग बोलते हैं ऑक्सीजन को लेने को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को एयर के अंदर, और रेस्पिरेशन बोलते हैं जो फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में फूड होगा, जैसे फूड होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हमने डाइजेस्ट कर लिया है, और जो प्रोटीन होगा वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में होगा, और जो फैट होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में होगा। तो हम ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से एनर्जी को निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। और अगर उस रेस्पिरेशन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, और जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। ब्रीथिंग क्या करता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन में, तो उसको प्रोवाइड करता है, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ब्रीथिंग बोलते हैं बस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि जो एक रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग बस एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन से, उस एनर्जी को हम कैसे स्टोर करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर बहुत सारी एडीपी पड़ी रहती हैं। एडीपी बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें दो फॉस्फेट है, इसलिए इसको डाइफॉस्फेट बोला है। तो जब बहुत सारी एडीपी पड़ी रहती हैं सेल के अंदर, और जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो एडीपी क्या करता है, सेल के अंदर से एक फॉस्फेट और लेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी जो निकली है रेस्पिरेशन से, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और एक फॉस्फेट लेके सेल के अंदर से एडीपी एटीपी में चेंज हो जाएगा। ठीक है। जब भी एनर्जी निकलती है सेल के अंदर से रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जो एनर्जी होती है वो वाली रेस्पिरेशन वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सबसे पहले एडीपी यूज़ करेगा, एडीपी उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एक जो सेल के अंदर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, उस फॉस्फेट को अपने अंदर जोड़ लेगा और एटीपी बन जाएगा। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे दो फॉस्फेट है और यहाँ पे तीन फॉस्फेट है, तो एडीपी एटीपी में चेंज हो जाएगा। और एटीपी जो होता है वो एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके बनाई है। तो अब हमें कहीं भी पूरी सेल के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम एटीपी को यूज करेंगे। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा, एटीपी क्या करेगा,
अपने अंदर से एक फॉस्फेट को निकाल देगा और खुद एडीपी में चेंज हो जाएगा। जब एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा तब उसके साथ में बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी, और इस जब एनर्जी निकलेगी इस एनर्जी को हम जहां भी हमें यूज करना होगा वहां पे यूज कर लेंगे। तो हम ऐसे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब जब भी हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो इस एटीपी को एडीपी में चेंज करेंगे, तभी ये एनर्जी निकालेगा और उस एनर्जी को हम यूज कर लेंगे। तो इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जहां भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां हम एटीपी का यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो हमने रेस्पिरेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, है ना। कंप्लीट ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले। अब पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जैसे हमने फूड में लिया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाएगा। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस होगी जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ होती है प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। एक ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगी यहाँ पर, है ना, ग्लाइकोलाइसिस होगी। और जो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा पायरोवेट में। तो जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे हमें 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरोवेट के। उसके बाद क्या होगा, जो पायरोवेट का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है पायरोवेट के, उसके बाद क्रेब्स साइकिल्स होगी, है ना। और क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो सेल्स के अंदर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। अब पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल में टूट गया। उसके बाद पायरोवेट का जो मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब्स साइकिल होगी और क्रेब्स साइकिल के बाद हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के। तो जो एटीपी के मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेने पे, एक ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे तो हमको मिल रहा है 38 एटीपी, है ना। और जो ये एग्जाम्पल है इसके एरोबिक रेस्पिरेशन के वो हैं, मैं लिख देता हूँ। ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन बीइंग, है ना। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जैसे डॉग, है ना, और काऊ, जितने भी मैमल्स, बर्ड्स, है ना, ये सब होते हैं, इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और मोस्ट प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जो बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो जाए उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ज़्यादातर जैसे यीस्ट में, है ना, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें होता है।
है ना, कुछ बैक्टीरियाज में और यीस्ट में। और एनोरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखो सबसे पहले जैसे इनके लिए भी हम ग्लूकोज लेते हैं, है ना। ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरूवेट के, है ना। तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरूवेट के, दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरूवेट के। उसके बाद क्या होगा, जब दो मॉलिक्यूल पायरूवेट के बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल बने हैं, ये मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो क्रैब्स साइकिल होती जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। तो ये पायरूवेट चेंज हो जाएगा इथेनॉल में, है ना, जो कि एक एल्कोहल की फॉर्म है, और साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेंगी और दो एटीपी भी निकलेंगी। एक मॉलिक्यूल हम ग्लूकोज का ले रहे हैं और दो एटीपी मिल रही हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले रहे थे और 38 एटीपी मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे एनर्जी में। तो जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा ब्रेकडाउन, मतलब आधा, थोड़ा सा, है ना, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता था, और इसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है एरोबिक के मुकाबले। जो सारी प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में भी होती थी प्रोसेस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बस इन्हीं ऑर्गेनिज्म में होगा, यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, उनमें भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर हम जैसे खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करें या बहुत तेज रनिंग करें तो हमें ऐसे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी पूरी हमको, तब विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होने लगेगा वो एनारोबिक वाला होने लगेगा। तो तब क्या होगा, जैसे अगर हम रनिंग कर रहे हैं या कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है काम में, फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस काम में जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा और हमको इतनी एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए कि हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, है ना। जैसे रनिंग कर रहे हैं तो हाफ जाते हैं, बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। तो जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, और ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पायरूवेट में चेंज हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरूवेट के। फिर आगे को क्या होगा, जो पायरूवेट के मॉलिक्यूल हैं ये लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। दो मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के, और उसके साथ दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये जो हो रहा है ये हमारी मसल्स के अंदर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, लेकिन जो मसल्स के टिश्यू हैं उनके अंदर हो रहा है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन है उनके अंदर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या हो कि जो प्रॉपर अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ऑर्गेनिज्म को, तब ऐसा होता है। तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमने की वजह से हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे हम भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागेंगे तो हमारी जो मसल्स है उसमें दर्द होने लगता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी मसल है उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो जैसे एनिमल्स हैं उनके अंदर तो लंग्स होते हैं, या फिर जैसे ह्यूमन है, मैमल्स हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं, है ना। जैसे फिश है और तो उनके अंदर गिल्स वगैरह होते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। तो जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जितने भी, जैसे रूट है, रूट अपना अलग रेस्पिरेशन करती है, और स्टेम भी अपना अलग रेस्पिरेशन करता है, और लीफ भी अपना अलग रेस्पिरेशन करता है। तो हम पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन रूट, फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम, और फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लीफ। के लीफ पहले रूट में कैसे होता है रेस्पिरेशन, फिर स्टेम में कैसे होता है, और फिर लीफ में कैसे होता है। तो अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन रूट। रूट में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो प्लांट में जो मोस्टली रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है।
डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस को बोलते हैं। तो जो रूट होते हैं उसके अंदर डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है। रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर, है ना, बहुत पतले पतले ऐसे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, जो अगर सोइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और जो रूट है, रूट के अंदर कम कंसंट्रेशन रहती है ऑक्सीजन की, तो रूट सोइल से रूट हेयर के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, और फिर वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगी उसमें यूज हो जाएगी, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी वो रूट हेयर के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू दोबारा से सोइल में चली जाएगी। तो ऐसे रूट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो स्टेम में हम दो तरह के स्टेम को पढ़ेंगे। पहले होंगे जो हर्बेसियस प्लांट है, जो बहुत जिनके स्टेम ग्रीन कलर के हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, तो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, है ना। स्टोमेटा स्टेम के अंदर बहुत, जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। इसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के स्टेम के अंदर जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी। और जो बड़े प्लांट हैं, जो वुडी प्लांट है, उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स एक तरह की ऐसी सेल्स होती हैं जो, मतलब जो वुडी स्टेम होती है उनमें होते हैं, ये पोर्स टाइप के होते हैं। उससे जो क्या होता है कि जो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के अंदर जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। अब जब प्लांट्स ऑक्सीजन लेगा तो उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो स्टेम के अंदर, अगर वो ग्रीन स्टेम है तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर कोई हर्बेसियस प्लांट है, छोटा प्लांट है, अगर कोई बड़ा स्टेम है, वुडी स्टेम है, कोई बड़ा प्लांट है, ट्री है कोई, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होगा स्टेम में वो लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। तो अब पढ़ते हैं कि लीफ में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन लीफ के बारे में। तो जो लीफ होता है उसमें स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्टोमेटा स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और वहां से लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन अंदर आती है लीफ के, और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। लीफ के अंदर दो केस बनते हैं, डे का और नाइट का, डे का और नाइट का। तो डे के टाइम जो होती है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि डे में सनलाइट होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो डे टाइम में क्या होता है कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होती है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना। तो अब क्या होगा कि अगर प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो यहीं से ले लेगा, जो फोटोसिंथेसिस से वेस्ट प्रोडक्ट बनना है ऑक्सीजन का, वो वहीं से ऑक्सीजन ले लेगा। मैं बता देता हूँ कैसे रिएक्शन होती है। डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, और क्लोरोफिल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 को बैलेंस करेंगे। तो हम जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, लास्ट में ऑक्सीजन बच रही है। तो डे के टाइम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और जो ये ऑक्सीजन बच रही है, इसी ऑक्सीजन को प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। और ये ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा होती है कि रेस्पिरेशन से यूज करने के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बच जाती है। और जो डे का टाइम होता है उस टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए प्लांट को, उसको अपने अंदर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो होते हैं वो डे के टाइम पे अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। रात में क्या होता है, जब रात होती है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, तब ये सारी रिएक्शन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी प्लांट्स के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन होगा। अब रेस्पिरेशन होगा तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, हमें पता है जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो रात में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट से बाहर निकालेंगे और
जो ऑक्सीजन होगी वो प्लांट्स जो एयर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। ये होगा रात के टाइम। ये सब स्टोमेटा के थ्रू करेंगे। ये लीफ में हम बात कर रहे हैं, लीफ में क्या हो रहा है। तो इसलिए सुना भी होगा आपने कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट की लीफ जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल रहती है। और डे टाइम में प्लांट्स के नीचे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जो डे टाइम होता है उसमें वो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो लीफ के अंदर ऐसे रेस्पिरेशन होता है।